अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू एलाउज अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस सिस्टम हमने कई दफ़ा पढ़ा होगा, पार्ट 1 में भी, 3 में भी, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मतलब है इंसानों को इंसाफ देना। कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे वो किंग हो या कोई भी इंसान हो, उसको लॉ के अंडर ही रहना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है नेचुरल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो वही टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में हमने नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताना है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट आइडिया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू गिव वन एग्जैक्ट डेफिनेशन, यानी कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कोई डेफिनेशन देना भी चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट राइटर्स हैं और लीगल सिस्टम में जितने भी राइटर्स रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझते हैं और सीखते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है। समटाइम इट इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस और फेयर प्ले इन एक्शन। अब यहाँ पे ये लिखा है कि कुछ लोग नेचुरल जस्टिस सिस्टम को मुख्तलिफ नामों से जानते हैं और उसी तरह से उन्होंने इस पर अमल किया। कुछ लोग इसको सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं, कुछ इसको यूनिवर्सल जस्टिस, कुछ उसको फेयर प्ले इन एक्शन का नाम देते हैं। It means that everyone who makes legal or quasi-legal decisions must follow certain rule of fairness। यहाँ पे ये लिखा है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये कि हर इंसान जो भी लॉ बना रहा है या डिसीजन दे रहा है ज़िंदगी के, तो उसको चाहिए कि वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करके डिसीजन दे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। ये जितने भी रूल्स और लॉज बन रहे हैं उनको चाहिए कि वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम को वो फॉलो करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम। नेचुरल जस्टिस सिस्टम मीन्स रूल ऑफ फेयर प्ले। फेयर प्ले की जगह आप ये भी कह सकते हैं गिव फेयरनेस, ठीक है। ये बात लिख दें कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मतलब है इंसानों को फेयरनेस प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड कर देना। स्टार्टेड इन द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी टू कंट्रोल लोअर कोर्ट्स एंड लेटर अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स। अच्छा, इक्विटी का जब सिस्टम ईजाद हुआ तो इसी ने ही इस नेचुरल जस्टिस सिस्टम को ईजाद किया, इक्विटी ने, ठीक है। अब जो कोर्ट्स थी ना जिन्होंने इक्विटी सिस्टम को ईजाद किया और बाद में नेचुरल जस्टिस सिस्टम को बनाया, बाद में क्या हुआ कि कोर्ट्स के बाद अब इस नेचुरल जस्टिस सिस्टम को लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भी यूज़ करने लग गए और डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल के केसेस में भी इस नेचुरल जस्टिस सिस्टम को यूज़ करने लग गए। इट प्रोटेक्ट्स द पर्सनस राइट, स्टेट्यूट एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेचुरल जस्टिस सिस्टम के होने से क्या होता है कि इंसानों की जो राइट्स हैं, जो उनका स्टेटस है, यानी कि जो माशरे में उनकी इज़्ज़त है, जो स्टेटस है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी प्रोटेक्ट कर रखता है। यानी कि अगर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों का ख्याल रखे, उनका साथ सही से रहे, तो ये चीज़ भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्ट करवाता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप चाहें तो तीनों डेफिनेशंस दें, चाहें तो इनमें से किसी एक की दे दें। स्मिथ क्या कहते हैं नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बारे में? स्मिथ कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस कनेक्ट्स कॉमन लॉ एंड मोरल प्रिंसिपल्स शोइंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। स्मिथ कहता है
कि नेचर जस्टिस सिस्टम कॉमन लॉ को और मोरल प्रिंसिपल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा के ये सिखाता है कि कौन सी चीज़ इंसानों के लिए सही है और कौन सी चीज़ गलत। कॉमन लॉ जैसे हमारा आम लॉ है, जो हम आम लॉ ज़िंदगी में पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो आपने पढ़ा या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, ये सारे जो लॉज हैं ये कॉमन लॉज के तरह की चीज़ है। लेकिन जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं ये होते हैं इखलाक इंसान के, अच्छी तरीके से बात करना, बड़ों की इज्जत करना, ये होते हैं मोरल प्रिंसिपल्स। तो ये जो इंसान है, कहते हैं कि नेचर जस्टिस सिस्टम बेसिकली इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा के इंसानों को ये सिखाता है कि इंसान के हक में क्या चीज़ बेहतर है। क्योंकि अगर हम लॉ की नज़र से देखें तो लॉ में इखलाक तो नहीं है, तो लॉ फिर किसी के साथ किस तरह से बिहेव करना है इसको नहीं पता होगा। लेकिन जब लॉ मोरल प्रिंसिपल्स के साथ चलेगा, यानी कि इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ रवैया रखना है, इससे क्या होगा कि इंसान को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ उनके हक में बेहतर है, राइट है, कौन सी उनके हक में गलत है। तो ये चीज़ हमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम सिखाती है। सही है। मैगेरी, इट इज़ अ सिंपल एंड बेसिक जस्टिस, नॉट कॉम्प्लिकेटेड लीगल टेक्निकलिटीज़ में मैगेरी नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बारे में कहता है कि एक लीगल एंड बेसिक जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करने का मेथड है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, यानी कि मुश्किल नहीं होता। इसमें जितना कुछ भी, यानी कि लीगल सिस्टम में जितने कुछ भी लॉज और कॉन्सेप्ट दिए गए हैं नेचुरल जस्टिस के, वो बड़े इजीली दिए गए हैं। लोगों को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होती नेचुरल जस्टिस सिस्टम की वजह से। यानी कि ऑब्वियसली आपने पार्ट 1-2 में भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम पढ़ा होगा, वही सेम यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, सारे इंसान बराबर हैं और लॉ सबसे सुप्रीम है, लॉ के अंडर ये सारे हेड्स आते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैगरी भी ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है और उसके मेथड बड़े आसान है। सिंपल डेफिनेशन की अगर बात की जाए, इट मेक्स लॉ फेयर एंड प्रिवेंट्स रॉन्ग डिसीजंस। और नेचुरल जस्टिस सिस्टम इंसान को कहता है कि वो फेयर डिसीजंस ले, यानी कि सही डिसीजंस ले, और गलत डिसीजन लेने वालों को रोकता है। हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपने अब हिस्ट्री को डिफरेंट पॉइंट्स पे डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने डार्क एजेस एंड इंग्लिश पीरियड, डिफरेंट पीरियड्स का यहाँ पे जिक्र किया। डार्क एजेस वो वक्त था जब नेचुरल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा समझने कॉमन नहीं था, ठीक है, तो उसको हम डार्क एज कहते हैं। अब डार्क इसको क्यों कहा जा रहा है, हम इसको वाइट एज क्यों नहीं कह रहे हैं? अब आप लोग हंस रहे होंगे मेरी बात पे। अच्छा, डार्क अगर किसी वर्ड के साथ वर्ड के साथ लिखा आ जाए तो समझ आए कि उस दौर में लोगों पे बड़ा जुल्म होता था, इसलिए हम उसको नाम देते हैं डार्क एजेस का। मैं इसमें एग्जांपल नहीं दे सकती, कोई यूट्यूब मेरे इस वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, ये कह के कि आप लोगों को इतने खौफनाक बातें बता रही हैं। असल में डार्क एजेस एक ऐसा दौर था जिसमें लोगों पे बेतहाशा जुल्म होते थे। अगर आप डार्क एजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के ऊपर यूट्यूब पे लाजमी देखिएगा, आपको तरह तरह की अजीब सी बातें सुनने को मिलेंगी कि लोगों के साथ क्या क्या जुल्म होते रहे हैं। ठीक है, ये वो वक्त था जिसमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोग किसी के साथ भी जुल्म कर देते थे, किसी की जान ले लेते थे। ठीक है, नेचुरल लॉ वॉज कनेक्टेड विद रिलीजन। द चर्च बिलीव्ड इट शुड मेक ह्यूमन लॉज फॉलो क्रिश्चियंस प्रिंसिपल्स। अब हुआ क्या कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं था, तो जो नेचुरल लॉ से, यानी कि अब नेचुरल लॉ अगर आपको नहीं याद होगा, हमने ये पार्ट 1 में पढ़ा होगा। पार्ट 1 में ऑब्वियसली मैं पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो पढ़ाया तो नेचुरल लॉ वहाँ पे मौजूद था। तो नेचुरल लॉ का ये मतलब है कि ऐसे लॉ जो कुदरत से हमें मिलते हैं, यानी कि खुदा ने इंसानों को जो लॉज बना के दिए उनको हम नेचुरल लॉज कहते हैं। बहुत लोगों का मानना ये है कि नेचुरल लॉज इंसान के कुदरती लॉज है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं आप लोगों से बात करने के लिए, इसलिए ये मेरा अपना लॉ है, मेरा अपना ये राइट है। ये राइट मुझे किसने दिया? नेचुरल लॉ ने, यानी कि ये मेरा कुदरती राइट है। किसी ने मुझे ये बना के नहीं दिया, किसी ने मेरे लिए लॉ लिखा नहीं है कि आमना आप लोगों से बात कर सकती है। ये लोगों ने मुझे लिख के नहीं दिया, बल्कि इंसानों के पास खुद ही कुदरती लॉ ये होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नेचुरल लॉ का। और ये लॉज आमतौर पर इसको 2 तरह के नाम दिए जाते हैं कि ये नेचुरल होते हैं, या इनको हम गॉड मेड लॉज भी कह सकते हैं, यानी कि खुदा ने लॉज बनाए। बट नेचुरल लॉ को मेरी नज़र में ये कॉन्सेप्ट है कि वो आम जो हमारी ज़िंदगी है ना, कि खाना खाना, कि इंसान खाना खा सके, इंसान किसी से बात कर सके, ज़िंदगी जी सके, ये मेरी नज़र में नेचुरल लॉज हैं जो कि कुदरती इंसान के पास होते हैं। अच्छा, तो उस ज़माने में लोगों को लगता था कि जो नेचुरल लॉज हैं वो मज़हब के साथ लोग रिलेट कराते थे। तो सब कहते थे कि जो चर्चेज़ है ना, उन्होंने ही लोगों को नेचुरल लॉज दिए हैं, तो चर्चेज़ ही सबसे सुप्रीम है। अब मैंने एक दफ़ा ना इसी तरह यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, काफ़ी मतलब ड्रावनी वो वीडियो थी। उस ड्रावनी इन अ सेंस कि वो रियल लाइफ बेस्ड थी। उस पर पता है क्या हुआ कि एक इंसान, एक बंदे की बात हो रही है। एक बंदा था जिसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था 350 BC में, ये बड़ी पुरानी बात है। सही है, इसने ये कहा था कि जो हमारी अर्थ है ना वो स्क्वायर नहीं है, वो गोल है। उस ज़माने में लोगों का मानना ये था कि जो हमारी अर्थ है वो स्क्वायर शेप की है, बट इन्होंने ये कहा कि हमारी अर्थ गोल है। सही है,
अब हुआ क्या कि इनकी इस हरकत की वजह से लोग कहने लगे इनको कि इन्होंने तो चर्च की बेइज्जती कर दी है, चर्च के ख़िलाफ़ चले गए हैं। मैं आपको यहाँ से मैं ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन पे बात जा सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि इनके साथ गलत हुआ, गलत इन द सेंस कि इनके साथ ऑब्वियसली इनको जेल में भी इनको रखा गया सिर्फ इतनी सी बात पे कि इन्होंने दुनिया को ये कहा कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है। तो उस ज़माने में होता पता है क्या था, डार्क एजेस में, कि लोगों के पास ह्यूमन राइट्स जो नॉर्मल थे ना, इस बात करने की स्पीच और ये सब नहीं था उस ज़माने में, नेशनल जस्टिस सिस्टम इतनी कॉमन नहीं थी। तो कोई भी अगर इस तरह से कोई नॉर्मल बात करता था, एक सेंसिबल बात करता था, तो उसको या तो उसको मैंने स्क्रीन पे लिख दी है कि उसकी इस तरह से डेथ हो जाती थी, ठुश चाकू मार दिया डेथ होगी, या फिर उस बंदे को जेल में रख दिया जाता था और या दबा देती थी गवर्नमेंट ऐसे बंदे को। तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि ये वो दौर था जिस वक्त नेशनल जस्टिस सिस्टम नहीं थी और लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा था। फिर आता है अर्लियर या इंग्लिश पीरियड। नेचुरल लॉ हेल्प डेवलप्ड इक्विटी इन इंग्लैंड। अब ये वो वक्त है, मैंने इसको वैसे एक लाइन में लिखा, आप चाहें तो उसको ज़्यादा लंबा डिटेल में लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखना है कि जो इंग्लिश के जो लोग थे, ब्रिटिश पीपल थे, उन्होंने क्या किया कि इक्विटी का सिस्टम ईजाद कराया कोर्ट्स बना के, और कोर्ट्स ने क्या किया, इक्विटी की मदद से नेशनल जस्टिस सिस्टम को ईजाद कर दिया। ये बात यहाँ पे लिखी है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल जस्टिस। नेशनल जस्टिस ग्रू एज सिविलाइजेशन एंड द रूल ऑफ लॉ एडवांस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेशनल जस्टिस सिस्टम है वो सिविलाइजेशन के साथ डेवलप हुआ, यानी कि सपोज एक इलाके में बड़े थोड़े से लोग थे, उनके क्या राइट्स होंगे, थोड़े से ही होंगे ना। तो फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो लोगों के राइट्स उसी तरह से बढ़ने लग गए, उसी तरह लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लग गई। तो ठीक है, अगर आप पास में देखो तो पास के लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी जीते थे, और आजकल की जनरेशन चेंज है। तो आजकल के जनरेशन के नेचुरल राइट्स डिफरेंट हैं और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज एम्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। एम्स इसकी यहाँ पे 4 मैंने लिखे हैं, आप चाहो तो इनकी एम्स यानी कि पर्पस ज़्यादा सारी भी दे सकते हो। इसमें लिखा है कि इसका मकसद ये है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके, उनको जस्टिस उनकी सिक्योर रहे, टू प्रिवेंट रॉन्ग और अनफेयर डिसीजंस। और जो लोग रॉन्ग या अनफेयर डिसीजंस ले रहे हैं, यानी कि इंसाफ नहीं दे रहे, गलत डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए नेचुरल जस्टिस सिस्टम बनाया। उसके अलावा नेचुरल जस्टिस वर्क्स वेयर लॉ इज साइलेंट। नेचुरल जस्टिस सिस्टम वहाँ काम आता है जब लॉ हेल्प नहीं कर पा रहा, लॉ खामोश है। लॉ खामोश का मतलब ये है कि किसी ऐसे केस से बात हो रही है जिसके ऊपर लॉ बना ही नहीं हुआ या लॉ बनाने की कोशिश ही नहीं की, वहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई होगा। सही है। रूल्स डिपेंड ऑन फैक्ट्स, लॉ फ्रेमवर्क एंड द ट्राइब्यूनल हैंडलिंग ऑफ द केस। और नेचुरल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है कि वो फैक्ट्स पर देखता है, यानी कि लोगों के जो केसेस हैं उनकी हकीकत देखता है कि किस तरह का वो केस है, और ये देखता है कि उस केस पे किस तरह का लॉ लग सकता है, और ये देखती है कि जो कोर्ट्स हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वो किस तरह से इस केस को हैंडल करेंगी। तो ये काम होता है नेचुरल जस्टिस सिस्टम का। एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, फिर हमने बताना कि पाकिस्तान में नेचुरल जस्टिस सिस्टम कैसे अप्लाई होता है। इन पाकिस्तान नेचुरल जस्टिस अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। फिर हमने बताना है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो नॉर्मल जुडिशरी और क्वाजी जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जितना भी है, उन सब में नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई करता है। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे नेचुरल जस्टिस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इवन इफ अ लॉ डज नॉट मेंशन इट, द अथॉरिटीज मस्ट फॉलो नेचुरल जस्टिस। केसेस के बारे में बात कीजिए तो यहाँ पे कॉपर वर्सेस वेड्सवर्थ बोर्ड 1863, court said justice requires a hearing even if the law does not say it। पहली बात तो ये है कि कोर्ट्स कहती हैं, कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग हो, बाकायदा सुनी जाए डिसीजन देने से पहले। अगर लॉ ने किसी केस के ऊपर अगर प्रॉपरली बताया नहीं है कि इस पर हियरिंग होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज़ बाकायदा उधर मौजूद हों और उनकी सुनी जाए, हियरिंग हो, इसको हियरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर लॉ ने इसके बारे में नहीं बताया या लॉ ने ये चीज़ नहीं लिखी, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ये चीज़ नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, अगर आप किसी इंसान को रोकते हो या उसकी बात सुने बगैर कोई डिसीजन देते हो तो वो हरकत नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ चली जाएगी। यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम फिर उधर काम नहीं आएगा जहां आप एक इंसान को राइट्स नहीं दे रहे। तो अगर आप नेचुरल सिस्टम को अप्लाई करना चाहते हो तो इट मीन्स कि आपको अगले बंदे की सुननी चाहिए, अगले बंदे के साथ हियरिंग करनी चाहिए, तभी डिसीजन दोगे। तो कोर्ट यही चीज़ हमें सिखा रही है इस केस की मदद से। तो ये केस नेम हम याद रखें, इसके मार्क्स होते हैं केस के नाम के लिखने के और केस को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज हु मस्ट फॉलो द नेचुरल जस्टिस। आपने बताया कि जितनी भी कोर्ट्स हैं और जितनी भी जुडिशरी की कोर्ट्स हैं और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन सबको चाहिए कि वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में बताएंगे कि नेचुरल जस्टिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में लिखना है कि जितने भी इदारे हैं एग्जीक्यूटिव के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो सारे नेचुरल जस्टिस सिस्टम उन पर लगता है। केस पीस के साथ आप लगा देंगे ब्रांड वर्सेस द अमलगेमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971।
All statutory bodies must act fairly, whether judicial, quasi-judicial or administrative. इस वाले केस ने हमें ये सिखाया कि जितने भी इदारे हैं उनको चाहिए कि वो लोगों के साथ इंसाफ करें, फेयर बिहेव करें, चाहे वो इदारा जुडिशरी का हो, क्वाजी जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा हो. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, आपने इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में ये 4 पॉइंट्स देने हैं कि नो वन शुड जज देयर ओन केस, नो वन शुड बी पनिश्ड और कंडेम्ड विदाउट अ चांस ऑफ हियरिंग, parties must know the case they need to answer, parties must know why a decision was made against them. पहली लाइन का मतलब ये है कि कोई भी इंसान बेवजह खुद के बारे में जज ना करने लगे, बल्कि जो जज साहब है उनको चाहिए कि वो दोनों पार्टीज की सुने और बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ एक डिसीजन दें. ये बात हमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम से सिखाई. दूसरी पॉइंट है कि किसी भी इंसान को सुने बगैर उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी इंसान को बगैर उनके सुने उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ना जेल में रखा जाएगा ना फांसी दी जाएगी. जो पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि वो जवाब दे सकें, यानी कि उनसे अगर कोई सवाल करता है कोर्ट में, 2 बंदे हैं ठीक है, उन पर उनका केस लगा हुआ है, तो दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए, वो आंसर कर सकें कोर्ट में. ऐसा नहीं करना चाहिए जजेस को या किसी भी हायर अथॉरिटी को कि वो अगले बंदे को चुप कराए, बल्कि हर बंदे को चाहिए जो भी केस लेके आया है कि वो बोल सके उस हेड के सामने और अपनी बात बता सके कि क्या प्रॉब्लम है उनको, यानी कि वो आंसर कर सके. ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम सिखाता है. उसके अलावा जो पार्टीज़ थी उनको पता हो कि उनके ऊपर किस तरह का डिसीजन लगने वाला है और उन पर किस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं जिसके लिए वो उनका केस लगा हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम सिखाता है कि इंसानों को सही तरीके से ट्रीट किया जाए. फिर आता है ट्रेडिशनल इंग्लिश प्रिंसिपल. यहाँ पे एक मैग्ज़म है, नीमो टेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कौजा, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस. यानी कि किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं तो आराम से इस केस से निकल आऊँगा. यानी कि हर बंदे को नेचुरल जस्टिस सिस्टम ये सिखा रहा है कि अपने आप को खुद से मत जज करो. जो आपका केस लगे कोर्ट में, आप जज के हवाले कर दो अपना केस, वो आपकी भी सुनेगा, दूसरी पार्टी की भी सुनेगा. आप दोनों में से जिसने भी जुल्म किया है किसी के भी साथ, यानी कि मिसाल के तौर पे 2 बंदे हैं, इसने इसके साथ जुल्म किया, इस बंदे ने, लेकिन ये कमीना बंदा है, इसे जब जुल्म किया तो ये आगे से ये कहता है कि कोर्ट तो मेरा साथ देगी, यानी कि खुद के बारे में जज करने लगे कि मैं तो जीत जाऊंगा. तो ये चीज़ हमें ये मैक्सिमम सिखा रहा है कि कोई अपने बारे में बेवजह से खुद को जज ना करे और ये ना कि मैं तो अच्छा हूँ या मैं तो बहुत बुरा हूँ. ये काम कोर्ट्स का है. कोर्ट्स दोनों पार्टीज़ की सुनेगी, फिर डिसीजन देगी कि कौन ठीक है कौन नहीं. फिर आता है ओडी अल्ट्रा पढ़ रहा हूँ, बोथ साइड्स मस्ट बी हर्ड, यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी सुननी चाहिए. देखो, किसी एक की भी अगर कोर्ट ने नहीं सुनी, समझ आए कोर्ट ने ज्यादती कर दी उस बंदे के साथ जिसकी नहीं सुनी, तभी नेचुरल जस्टिस सिस्टम वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे कोर्ट उसकी नहीं सुनेगी. तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम को अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है ताकि दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए, उनके साथ इंसाफ हो. अब आता है मॉडर्न एडिशन, स्पीकिंग ऑर्डर. डिसीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय रीजंस, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की है या कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, उन सब डिसीजंस के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए. यानी कि जज भी अगर डिसीजन दे तो बताए कि उसने क्यों डिसीजन दिया. अगर कोई गवर्नमेंट का अदारा डिसीजन ले रहा है तो वो बताए कि उसने डिसीजन ऐसा क्यों लिया. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है बायस और इंटरेस्ट की. बायस का मतलब है कि किसी केस पे इसलिए डिसीजन देना या फैसला सुनाना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. देखें, जब भी एक जज या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर डिसीजन दे दे तो उसको चाहिए किसी की साइड ना ले या अपना इंटरेस्ट ना शो करे. लेकिन अगर कोई जज या कोई भी आम इंसान बायस हो जाता है, यानी कि रिश्वत ले लेता है या अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, फ़ायदा देखते हुए किसी की साइड लेता है, तो ये चीज़ गलत होती है. अगर ये चीज़ मौजूद है तो वहाँ नेचुरल जस्टिस सिस्टम को ओबे नहीं किया गया. तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम पर अगर अमल करना है तो ये चीज़ें ना मौजूद हों डिसीजन देते वक्त. ठीक है, क्या जज मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई एक जज को ये ना कहे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा तो ये डिसीजन ले लो. ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, अगले बंदे को उकसाना कि तुम मेरी साइड ले लो, बायस हो जाओ, रिश्वत ले लो. ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो जाएगी तो गलत है. तो कहते हैं कि जो जज है उसमें कोई इन्फ्लुएंस ना करे, वो इस चीज़ से आज़ाद हो. बायस अकर्स इफ द जज माइंड इज अफेक्टेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट और आउटसाइड इन्फ्लुएंस. बायस तब असर करता है, यानी कि जो है जज तभी किसी की साइड लेता है जब उस जज पे कोई और इंसान आके उसको कहे कि तुम इस केस पे इस बंदे की साइड ले लो, तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा, ये तुम्हें बहुत पैसा दे देगा या घर दे देगा. ठीक है, तो तब ही बायस होता है जज. टाइप्स देखें, पर्सनल बायस होती है, पिक्यूनियरी बायस होती है, बायस एज अ सब्जेक्ट मैटर. पर्सनल बायस का मतलब है कि एक जज का किसी बंदे के साथ रिलेशन है, जिसके साथ कुछ रिलेशन मीन्स कि क्या पता जो पार्टी आई है केस लेके वो उसका चाचू हो या वो बंदा उसका बेटा हो,
यानी कि जज का बेटा ही केस उसी का चल गया कोर्ट में, और जज जो है वो फादर है उस बच्चे के जिसका केस चल रहा है। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है, चाहे बेटा हो, दोस्त हो, कोई भी। तो अगर इस तरह के रिलेशंस की वजह से अगर जज केस का फैसला उस बंदे की साइड, उसके फ़ायदे के लिए अगर लेगा जज फैसला जिसके साथ उसका रिलेशन है, तो ये चीज़ भी बायस मानी जाती है। तो उसको हम कहते हैं पर्सनल बायस। फिर आता है पेक्यूनियरी बायस। पेक्यूनियरी का मतलब है पैसा या मनी। तो अगर किसी जज को आप पैसे की ऑफर दो, लालच दो कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम मेरी साइड लो, मेरे हक में फैसला करो, ये होता है पेक्यूनियरी बायस, यानी कि फाइनेंशियली लालच दिलाना जज को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिलवाना। तो फिर ऐसी सिचुएशन पे ऐसा जज डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जज की पोस्ट से जो पैसे के फ़ायदे को देखते हुए किसी की साइड लेके डिसीजन दे। फिर आता है बायस एज अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर होता है चीज़ या थिंग। अगर कोई बंदा आपसे आगे कहता है कि तुम मेरे केस पे फैसला सुना दो अच्छा वाला, मैं तुम्हें बड़ा सा घर ले दूंगा, या फॉर्च्यूनर गाड़ी ले दूंगा, या मर्सिडीज़ की गाड़ी ले दूंगा। गाड़ी एक चीज़ है, एक थिंग है, घर एक चीज़ है, एक थिंग है। तो अगर किसी सब्जेक्ट मैटर या चीज़ के ऊपर कोई आपको लालच दे, तो इट मीन्स आप उसको बाइस कर रहे हो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो जज अगर किसी चीज़ पे उसको इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो बंदा जो है उससे आके कहता है कि तुम्हें तो वो गाड़ी चाहिए थी ना जज साहब, मैं तुम्हें लेके दूंगा अगर तुम मेरे बेटे को जेल में ना डालो, उसके खिलाफ कोई डिसीजन ना दो, बल्कि मेरे बेटे को जेल से निकाल दो, मतलब उस जज को उकसा रहा है। तो ये चीज़ें अगर हो गई केस में और जज इनमें से कोई भी काम कर बैठता है, तो वो अपनी जज की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ एक्शन ले लिया है। केस आप इसमें दे सकते हैं कि स्टेट ऑफ वीपी वर्सेस मोहदनू 1958, बायस कैन नलीफाई डिसीजंस। इस केस ने हमें ये सिखाया कि अगर कोई भी जज इन तीनों में से किसी भी रीज़न में बाइस्ड हुआ, तो उसका जो डिसीजन होगा जिसकी वजह से वो बाइस था, उसको नलीफाई कर दिया जाएगा उस डिसीजन को। यानी कि एक जज ने दो पार्टी से, ठीक है, किसी एक पार्टी के साथ उसका इंटरेस्ट था, यानी कि एक पार्टी ने इसको लालच दी हुई थी जज को कि अगर तुम मेरी साइड का अच्छा फैसला सुना देते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा या कोई चीज़ दूंगा। तो उसकी साइड पे जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन को कैंसिल करा दिया जाएगा, ठीक है। ये हमें इस केस ने सिखाया, क्योंकि अगर वो बायस डिसीजन हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है नेचुरल जस्टिस सिस्टम का, वो है ओडी अल्टरम पर्टम। इसका सबसे पहले तो हमने मीनिंग बता देना है। पहली बात तो ये लफ्ज़ लैटिन ज़बान है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कंडेम्ड का मतलब है किसी भी इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी जब तक कि उसकी सुनी ना जाए, ठीक है। बोथ साइड्स मस्ट बी हर्ड बिफोर एनी डिसीजन अफेक्टिंग राइट्स, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस भी इंसान के राइट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट, किसी भी मामला से रिलेटेड कोई डिसीजन आप ले रहे हो, तो डिसीजन लेने से पहले उस बंदे की सुनी जाए। यानी कि दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए। ये नहीं करना चाहिए एक पार्टी की सुन ली, दूसरे पार्टी की सुने बगैर उसके खिलाफ डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो दोनों पार्टीज़ की सुननी चाहिए। इसको कहते हैं ओडी अल्टरम पर्टम। इसके एलिमेंट्स हमने बताने हैं। ओडी अल्टरम पर्टम के आगे से दो एलिमेंट्स है। पहली चीज़ है नोटिस, दूसरी चीज़ है हियरिंग। इन्फॉर्म द पार्टी ऑफ द एक्शन अगेंस्ट दैम, यानी कि जिस भी पार्टी के खिलाफ एक्शन हुआ है, यानी कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, उसको नोटिस भेजा जाए कि उसको कोर्ट आना है, ताकि वो कोर्ट में आके बात कर सके और बता सके कि जो इल्ज़ाम उस पर लगे हैं वो सही हैं कि गलत, ठीक है। और उसको टाइम पे इन्फॉर्म करना चाहिए, यानी कि 30 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर ही इसको मैसेज जाए, नोटिफिकेशन जाए, इसके घर में एक लेटर जाए कि इसने कोर्ट आना है 20 दिन बाद या 3 दिन बाद। ये टाइम पीरियड इसलिए रखा होगा इतने दिनों का, ताकि उसको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा ना हो कि अगर जल्दी से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अगर नोटिफिकेशन आएगा, तो जाहिर बात है इस बंदे को शायद रीड करने का टाइम ना मिले इन 2 दिनों में। इसलिए टाइम पीरियड हमेशा 30 डेज़ 20 डेज़ का रखना चाहिए, ताकि इस पीरियड के अंदर अगर नोटिफिकेशन इसको जाए तो आराम से इसको मैसेज भी मिल जाए और टाइम पे कोर्ट में पेश आ जाए, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ है हियरिंग। एक दफ़ा जब नोटिफिकेशन सेंड हो गया कि आपको 20 तारीख को कोर्ट में आना है, यानी कि 30 डेज़ बाद या जितने भी डेज़ बाद, तो उस जिस डेट की इंफॉर्मेशन उस नोटिस में लिखी गई होगी, उसी डेट को जब ये कोर्ट आएगा, तो वहाँ पे जो हियरिंग होगी उसमें इस बंदे की भी सुनी जाएगी जिसको कोर्ट ने बुलाया है, और दूसरे बंदे की भी सुनी जाएगी जिसको कोर्ट ने बुलाया है, ठीक है। ताकि दोनों पार्टीज हाजिर हो, दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए और दोनों पार्टीज़ की क्रॉस एग्जामिनेशन हो, उनके जो विटनेस है उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में जाना तो यहाँ टॉपिक में उसका लिंक लगा दूँगी, ठीक है, जिसमें मैंने लॉ ऑफ एविडेंस का टॉपिक है क्रॉस एग्जामिनेशन का, वहाँ पे समझाया, तो वो वहाँ से जाके आप सीख लें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इस्लामिक लॉ। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो इन इस्लामिक लॉ, इट एज शोन इन द एग्जाम्पल ऑफ हज़रत अली बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसकी एग्जाम्पल आपको इस्लामिक लॉ में भी मिलेगी, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ जज लगाया था, एज अ अपॉइंट किया था, ठीक हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस। जहाँ नेचुरल जस्टिस सिस्टम नहीं यूज़ होता, इसका मतलब होता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन समझ लें कि ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम अपना काम नहीं कर सकता, इसका यूज़ ही नहीं वहाँ पे होता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इमरजेंसी। लाइक अगर हमारे मुल्क में इमरजेंसी लग गई है, लाइक अगर किसी दुश्मन कंट्री ने हमारे पाकिस्तान में हमला कर दिया है, कोई बम फेंक दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन पे आम इंसानों के जो राइट्स हैं वो रोक दिए जाते हैं, और जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो हर जगह पे कंट्रोल रखने लगती है। तो जब इमरजेंसी लग जाए तो वहाँ पर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को रोक दिया जाता है, वहाँ पर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को यूज़ नहीं किया जाता। उसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शंस, ऑब्जर्विंग नेचुरल जस्टिस वुड स्टॉप द एक्शन। देखें, अगर किसी इंसान को रोकना है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, पागल है, उसको अगर आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, किसी की भी वो जान ले लेगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी है, पुलिस वाले जो भी हैं, वो इस बंदे को कैद करके रख रहे हैं। नेचुरल जस्टिस सिस्टम ने ये सिखाया कि हर इंसान के पास आज़ादी है, किसी को हम टॉर्चर नहीं कर सकते, और लॉ सबसे ऊपर है। तो अगर हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम को इस पर अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि हमें इस इंसान को आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको हमने आज़ाद छोड़ दिया, 10 लोगों की ये जान लेगा। इसलिए हम इस तरह के इंसान को कैप्चर करके रख रहे हैं। कैप्चर करने से क्या हो रहा है कि इसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ बात जा रही है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ पर नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई कर दिया तो बाकी लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई करने से कोई नुकसान पहुँचे या कोई ज़रूरी एक्शन ना हो पाए, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम नहीं यूज़ होता। अब ज़रूरी एक्शन ना हो पाए का मतलब ये है कि अगर किसी बड़े इदारे को कोई ऐसा एक्शन लेना है जिसके एक्शन लेने की वजह से नेचुरल जस्टिस सिस्टम वायलेट होंगे, लेकिन अगर उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया तो 100 लोगों को नुकसान पहुँच सकता है, या हज़ारों को या लाखों को। तो वहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम को अप्लाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे कोई ज़रूरत हो कोई ऐसा एक्शन लेने की जहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेटरी प्रोविजंस। लॉ में स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, कुछ ऐसे लॉज भी होंगे जिसने खुद ही नेचुरल जस्टिस सिस्टम को अपने अंदर से हटा दिया होगा। आमतौर पर जितने भी लॉज बनते हैं उनमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन कुछ लॉज ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही नेचुरल जस्टिस सिस्टम को अपने अंदर नहीं लगाया होता, ठीक है। फिर आता है कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज, डिस्क्लोजर में डिफेक्ट द पर्पस। देखें, कुछ ऐसे अथॉरिटीज़ हैं या इदारे हैं, वो नहीं चाहते कि वो जो काम कर रहे हैं या कोई बहुत ही सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे हैं उसके बारे में सबको पता चले। आमतौर पे यही कहा जाता है कि कोई भी इदारा कोई काम करे तो अगलों को बताए, सिखाए या समझाए, ठीक है, कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल जस्टिस सिस्टम अगर ऐसी जगहों पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे एक इदारे को आज़ादी है कि वो खामोशी से सीक्रेटसी में एक काम को करें, तो वहाँ पर नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहता है कि इदारा अगलों को बताए कि वो क्या काम कर रहा है, ताकि सब लोगों को बराबर की इन्फॉर्मेशन पहुँचे, किसी के राइट्स वायलेट ना हो। तो ऐसी जगहों पे भी हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको आसान एग्जांपल इसकी ये दे सकती हूँ, जैसे कि आप एक लॉयर हो, ठीक है, अभी तो आप बने नहीं लेकिन कभी तो बनेंगे। तो एक लॉयर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अपने क्लाइंट्स की जो बातें हैं दूसरे लोगों को ना बताएं। यानी कि आपके पास जो क्लाइंट आता है वो जो भी बातें आपसे कर रहा है वो सिर्फ आप तक होती हैं, आपको नहीं चाहिए कि आप 10 लोगों को वो बताएं। इसको कहते हैं कि लॉयर को अपने चीज़ों को कॉन्फिडेंशली छुपा के रखना है। अगर आप चीज़ें लोगों को बताने लग जाओगे तो ये आपके प्रोफेशन के लिए भी सही नहीं मानी जाएगी, फिर आपको एक अच्छा लॉयर नहीं माना जाएगा। क्या पता बाद में लोग आपके पास केस लेके ही बिना है कि आप लोगों की बातें बार फैलाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर एक इदारे को ये कहा गया है कि आप जो काम करें आप उसको छुपा सकते हैं, और वहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मतलब है कि कोई इदारा का काम कर रहा है तो वो लोगों को पता है कि ये काम क्यों कर रहा है, ताकि लोगों के राइट्स वायलेट ना हो, सही है। नेसेसिटी आ जाती है, नेसेसिटी मीन ज़रूरत। अप्लाइड इन अर्जेंट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। देखें, अगर कोई ऐसा काम लगा हुआ है जहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे तो हम उस एक्शन को ले लेंगे। मिसाल के तौर पे एक जज को डिसीजन दे रहा है, अब उस डिसीजन देते वक्त नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे अप्लाई नहीं होगा कि सपोज एक बंदा मुजरिम है, ठीक है, उसकी वीडियो लीक हुई है यूट्यूब पे या कहीं पे कि इसने किसी बंदे की जान ली है या किसी औरत के साथ उसने रेप कर दिया, ये बाकायदा दिख रहा है वीडियो पे, ठीक है, और वो औरत जिसके साथ रेप हुआ उसके डीएनए टेस्ट में भी उस बंदे के जो है डीएनए मैच कर रहा है, यानी कि उस बंदे के साथ उसका डीएनए मैच कर रहा है। इट मीन्स उस बंदे ने उस औरत के साथ फिजिकली कुछ किया है, ठीक है। अब वो बंदा उसकी सुनी नहीं जाएगी, यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम ने ये कहा है कि दोनों पार्टीज़ की सुनो, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई केस लगा है जिस पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान गुनहगार है, तो बगैर उसके सुने भी उसको कोर्ट में डायरेक्ट फांसी की सज़ा मिल सकती है। तो ये होता है नेसेसिटी, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ डायरेक्टली बगैर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को यूज़ किए भी कोर्ट या कोई भी इदारा एक्शन ले सकता है, जिसमें इंसानों को नेचुरल जस्टिस सिस्टम देने की उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करें. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव एक्ट्स. लॉ लाइक टैक्सेशन और प्राइस फिक्सिंग में नॉट रिक्वायर्ड नोटिस और हियरिंग. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट, लॉ का जो डिपार्टमेंट है जिसमें लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, वो जब भी लॉज बनाता है टैक्स से रिलेटेड या प्राइस के ऊपर कोई लॉज बनाता है, तो लोगों को नोटिस या हियरिंग देने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि अगर एक मिसाल के तौर पे आप एक इदारा हो लॉ बनाने का, आप लॉज बनाते हो, ठीक है. अगर आप लॉ बना रहे हो, आपको नहीं चाहिए कि आप 100 लोगों को नोटिस भेजो और लाखों लोगों को हियरिंग के लिए बुलाओ. ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि लॉ बनाना एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसमें आपको लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अप्रूवल अगर चाहिए तो आप लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वही एक दूसरे के बने हुए लॉज पे वोटिंग वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है. बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो भी बंदा लॉज बनाता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तो बाकी आम लोगों के नोटिस आम लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आम लोगों के साथ हियरिंग करने की ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है इफेक्ट ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन. इग्नोरिंग नेचुरल जस्टिस सिस्टम में मेक डिसीजंस वॉइड एंड वॉइडेबल. अच्छा, बहुत से लोग अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके डिसीजंस को वॉइड या वॉइडेबल माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा. इंग्लैंड के बारे में आप बताएंगे कि सम कोर्ट सेज ऑर्डर्स आर वॉइडेबल, सम सेज नल एंड वॉइड. अच्छा, इंग्लैंड कहता है कि अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को किसी ने फॉलो नहीं किया तो उस एक्शन को, उस डिसीजन को हम वाइड कहेंगे, और उसी एरिया में कुछ लोग उन डिसीजन को वाइड करने की बजाय नल या वाइड का नाम देते हैं. सिंपल सी बात है, उन्होंने घुमा के यहाँ लिख दिया. अच्छा, इसमें आप एक केस दे सकते हैं कि AR एंड टोले वर्सेस द RS न्यायाक. वायलेटिंग नेचुरल जस्टिस मेक्स एक्शंस नल. इस केस ने यह कहा कि अगर आप नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो इट मीन्स आपने जो एक्शन लिया है उसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी. ठीक है. फिर आता है पाकिस्तान. इनामदीन वर्सेस द प्रोविंस ऑफ पंजाब 1992. ऑर्डर विदाउट हियरिंग आर नल एंड वॉइड. इस केस में हमने ये सीखा कि अगर आप किसी का केस लड़ रहे हो कोर्ट में और आपने पार्टीज़ के साथ हियरिंग नहीं की, यानी कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया नहीं, सुना नहीं, तो उनके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा या जो ऑर्डर दिया जाएगा वो नल होगा और वाइड होगा. सही है. यानी कि उसको वाइड और नल माना जाएगा, उसको कोई अहमियत नहीं होगी उस डिसीजन की. सही है, जिसमें पार्टीज़ की आपने सुनी नहीं. अब आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसको शॉर्ट करके आपने एक्सप्लेन कर देना है. खुदा हाफिज़.